हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 500 क्वेश्चन हम लगभग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी वो कुछ दिनों के लिए जो है रोक दिया था मैंने, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया था अचानक से ही। क्योंकि हमारा तो टारगेट था अगस्त का एग्ज़ाम, क्योंकि मैं तब तक आपको पूरा साहित्य बहुत ही अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करवाने वाली थी। तो इतने अच्छे से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, ऐसा आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्टैंडर्ड बुक से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी तक में जितने भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे सारे एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएंगे कि किस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ भी मैं अलग से लेके नहीं आई हूँ। और यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जितना मैं आपको करा रही हूँ, अगर आप उतना कर लेते हैं ना, तो साहित्य में आपका क्वेश्चन एक भी आगे पीछे नहीं होने वाला है। तो इसीलिए साथ ही साथ मेरे वीडियोस को देखते जाइएगा और 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है ना अच्छे से याद हो जाएं। एक बार देख के इंसान भूल जाता है, इसलिए आपको कम से कम 2 बार तो ज़रूर देख लेना चाहिए, तभी आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे। अब देखिए, मैं 501 क्वेश्चन लेके क्यों बैठी हूँ, क्योंकि 500 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ और ये आपको मेरे आधुनिक काल में मिल जाएगा। आधुनिक काल के प्लेलिस्ट में चल जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कल तक मैं आपको करवा रही थी आदिकाल। आदिकाल का हमने एक अच्छा लेवल पूरा कंप्लीट कर लिया है। कम से कम 350 क्वेश्चन हमने उसमें किए हैं आदिकाल से। अब मैं आपको जो करवा रही हूँ ना, ये 500 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, ये आधुनिक काल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको। आधुनिक काल में देखिए, भारतेंदु युग से क्वेश्चन इसमें आपको किया गया है। सारे कैटेगराइज वे में मिलेंगे आपको। आप प्लेलिस्ट खोलिएगा, पूरा भारतेंदु अलग मिलेगा आपको, द्विवेदी अलग मिलेगा, इस तरह से। भारतेंदु युग हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। द्विवेदी युग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अभी हम चल रहे हैं छायावाद। अभी हम छायावाद की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। छायावाद की तरफ चल रहे हैं, जिसमें आपको छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद के जो रचनाकार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो आज से कल तक में मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपको छायावाद, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा करवा चुकी हूँ। ये छायावाद का शायद 5वां सेशन होगा, क्योंकि आप इतने सारा आपका अभी ऑलरेडी है। इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। टाइम आपके पास है और आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको 500 क्वेश्चन मैंने बताया, यहाँ से हमने कंप्लीट किए हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेदवाद, प्रपदवाद जो कहते हैं, नई कविता, साठोत्तरी काव्य, गद्य काव्य, ये सब मैं आपको करवाऊंगी। इसके बाद हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेके चलेंगे, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में आपको आज थोड़ा सा 5 मिनट लेके ये बता दे रही हूँ कि क्या हमारा प्लानिंग रहेगा आने वाले समय के लिए, ताकि हमारा एग्ज़ाम में कुछ भी छूटे नहीं। हर कुछ एकदम बढ़िया से तैयारी, आपका प्रॉपर वे में तैयारी आपकी करवाई जाए। अगर मेरे चैनल पे अभी आप नए हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसके बाद हिंदी गद्य का विकास करवाऊँगी, नाटक करवाऊँगी, एकांकी करवाऊँगी, ठीक है। पूरी एकांकी जितना भी पूछा गया है ना एग्ज़ाम में अभी तक, वो सब हम देखने वाले हैं 2023 तक का, ठीक है। क्योंकि उसके बाद का ये अपडेटेड नहीं है। तो जहाँ से भी 2023 में क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे और 2024 में जो क्वेश्चन आए हैं, ये सब फिर मैं आपको इकट्ठा करवा के वो भी करवा दूंगी। तो जितने भी प्रीवियस से क्वेश्चन हैं वो सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद उपन्यास करवाऊंगी, ठीक है। उपन्यास हो जाएगा, फिर कहानी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, साक्षात्कार, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, रेडियो नाटक, ये सभी कुछ आपको करवाए जाएंगे। पत्र पत्रिका, पुरस्कार और प्रमुख संस्थान, जितनी भी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। रोज़ाना आपको आना है और 6 बजे क्लास आपको मिल जाएगी। 5 बजे 6 बजे तक मैं जब जैसा मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं आपको डाल देती हूँ वीडियो, ठीक है। इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाती, क्योंकि मेरा खुद भी बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, इस वजह से। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चंस आपको कंप्लीट यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ,
काफ़ी समय हमने ले लिया है, तो थोड़ा ये ज़रूरी था डिस्कशन, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब आपको पता ही है कि मैं क्वेश्चन में आपको बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। एक एक क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी स्टार्ट से करते जाते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस भी करते चलेंगे। कई लोगों का कहना है कि आप सिर्फ क्वेश्चन कराइए और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। भैया आप जाइए और देखिए, आप बिल्कुल फ्री हैं इसके लिए। लेकिन मैं जिस उद्देश्य से करा रही हूँ ना, मेरा उद्देश्य है आपको जॉब दिलाना, ठीक है। आपका इस साल आपके हाथ में जॉब लेटर होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है और इसको लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो बस मेरे साथ बने रहना, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अब चलेंगे, हम अपने क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। चलिए, पसंद आएगा तो लाइक कर देना भैया बिना बोले, ठीक है। इसको बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य राम, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। देख लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे किस रचना के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए एक बार में तो ये समा नहीं रहा है सारा, तो आप एक्सप्लेनेशन में चल जाइए सीधा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि किसके बारे में कौन सा यहाँ पे कहा गया है। तो अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यवहारों को भी अपने सरल भावनाओं के रंग में देखा है। ये किसके बारे में कहा है? निराला के बारे में कहा है इन्होंने। देखो इसका जो है ना, आपको सिर्फ एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन और ओनली रिवीजन। तो बस इसको ध्यान से सुनते जाना, अभी आपको सारी चीज़ें याद होती चलेंगी। इसके बाद देखिए महादेवी वर्मा के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। ये किसके बारे में कहा है? महादेवी वर्मा। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की बात जहाँ की जाए, सुमित्रानंदन पंत आ जाएंगे जो कि सुकुमार कवि माने जाते हैं प्रकृति के, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। वैसे इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत की रूपी और व्यापारों की व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये जो पंक्ति है ना, ये शुक्ल जी ने कहा है सुमित्रानंदन पंत के लिए। और एक लास्ट है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इन्हें इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो ये किसके बारे में कहा है? जयशंकर प्रसाद। चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चंस के आंसर लगाते जाना साथ ही साथ, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी अपना एक आंकलन करते हुए चलिए। क्रम वाले क्वेश्चन बिल्कुल पूछे ही जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं रहता है इसमें। और ऐसे क्वेश्चन जो रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो ऐसे आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा रचना सही है। चलिए अब अपने क्वेश्चन वाले फॉर्म में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। झरना की हम बात करें तो झरना किसकी है? झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है और 1918 में जयशंकर प्रसाद की ये रचना प्रकाशित हुई। अनामिका किसकी है? तो निराला की रचना है और ये 1923 में होती है। पल्लव किसकी रचना है? तो पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ये 1928 में इसका समय देखने को मिलता है। और निहार महादेवी वर्मा की रचना है 1930। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको। चले आगे। चलिए अब फिर से आपको बताना है यहाँ पे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको पूछे जा सकते हैं। इस बार भी अगर हम देखें 6 to 8 के क्वेश्चन में जो है क्रम से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम पथिक, आंसू लहर और कामायनी। तो इसका समय जल्दी से देख लीजिए। प्रेम पथिक होता, आपको पता है ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम पथिक है आपका 1914 में, आंसू है आपका 1925, लहर है 1933 और कामायनी 1935। ठीक है, ऐसे आपको डेट याद रखना है। चलो यहाँ पे भी देख सकते हैं वैसे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है सुमित्रानंदन पंत की कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहा है देखने को। तो बताना है यहाँ पे अरविंद दर्शन का प्रभाव जो है सुमित्रानंदन पंत की किन कृतियों में देखने को मिलता है। गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर और ग्राम्या। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
सेकंड और थर्ड, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। सौवर्ण और रजत शिखर, ये दो रचना जो है आपका अरविंद दर्शन से प्रभावित है सुमित्रानंद पंत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी बाकी रचनाओं को भी आप देख लीजिए। गुंजन और ग्राम्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृत्या उच्छ्वास इनकी रचना है 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में। डेट के साथ याद रख लो, ये सब बहुत ज़्यादा क्रम में पूछा जाता है। और चिदम्बरा आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, इनको ध्यान रखेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का सुमित्रानंद पंत को ही मिलता है चिदम्बरा के लिए। ये सब बातें मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लांछनिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो ये कथन बताना है किसका है, इतना यहाँ पे आपको प्रसाद और निराला की काव्यिक शैली के बारे में यहाँ पे, जो कि प्रसाद और पंत में नहीं है। और ये जो पूरी पंक्ति है ये किसने कही है, यही आपको बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हरिहर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नगेंद्र। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो जहाँ पे रहस्यवाद का बात आएगा वहाँ महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक युग की मीरा भी हम कहते हैं महादेवी वर्मा को, ध्यान रखेंगे। छायावाद की प्रमुख रचना इनकी है। और चार स्तंभ आप सभी जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चार स्तंभ हैं छायावाद के। और हिंदी के छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता जो है वो मुकुटधर पांडे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह जो कथन है यह किसका कथन है, ये आपको बताना है। महादेवी वर्मा, प्रभा किथान, अनामिका और मैत्रेयी पुष्पा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसका अर्थ बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 507 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स आपका दिया हुआ है। हिंदी की विशाल मंदिर का वीणा पानी इन्हें कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा भी इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया गया। तो किस दर्शन से प्रभावित है वो? बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, ध्यान रखेंगे। और इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक क्या है? दीपक और बादल, ये भी पूछा जाता है। रेखा चित्र इनकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। संस्मरण और रेखा चित्र में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी देखने को मिलता है। देखो रेखा चित्र है, रेखा चित्र से याद रखो अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये दो इनके रेखा चित्र है। और पथ के साथी और मेरा परिवार, पथ में हमारे पथ पे चलते हुए एक साथी के बारे में स्मरण किया जा रहा है, ऐसे याद रख लेना कि ये स्मरण है, संस्मरण है। और मेरा परिवार, परिवार के बारे में हम स्मरण करते हैं और ये हमारा, ये जो है महादेवी वर्मा का संस्मरण है। और कविता संग्रह तो खैर सबको याद रहता है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत और यामा, ये इनकी काव्य संग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? वनमेला, यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, जूही की कली। अब बताना है यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जूही की कली बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित किया गया। और नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
और इसके बाद जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से प्रकाशन माना जाता है। तो देखिए, जब हम नई कविता को देखेंगे ना तो इसमें हम और भी ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे, लेकिन ये बात आप याद रख लो कि 1954 में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता नामक एक पत्रिका है, उसके प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों से क्या आशय है। दोनों का हठ था दुर्निवार और दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है ये बताना है। श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, इड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्विनार हट कर रहे थे। तो यहाँ पे बताना है इसका आशय क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका देव और दानव, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, ये कामायनी में कहा गया आपकी पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए इनकी जो है ना एक बार कामायनी के 15 सर्ग को देख लीजिए, आपसे क्रम में भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूछा गया है, यहाँ से पूछ लेगा, लज्जा से पूछ लेगा, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा। अब ये 4 दे देगा, अलग अलग उल्टा पुल्टा के दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा इसमें से कौन सा क्रम में सही है। तो इसलिए आपको ये पूरा ही याद रखना जरूरी है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग है कामायनी के, ध्यान रखेंगे। 1935 में ये रचना किया गया और मंगला पारितोषिक की पुरस्कृत इनको इसी रचना में इनको मिला था। चलिए बढ़े आगे। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बता रहा है यहाँ पे, देखिए मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है ये। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये बात आपको फैक्ट को ध्यान में रखना है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी रचना ध्यान रखिए, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, ये तीनों आपके क्रम में पूछ लिए जाते हैं। हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है, ये 3 जो है ना, ये इनको हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, इनकी जो रचना है इनको तो आपने कई बार देखा है। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा और सत्यकाम, तो ये आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए छायावाद शब्द का प्रथम प्रतियोक्ता कौन था, अभी मैंने आपको बताया है, तो इसमें मैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं दूंगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसने क्या माना है, प्रस्तोता प्रवर्तक कौन है, ये भी थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। मुकुटधर पांडे जो है वो जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में छायावाद शीर्षक से इन्होंने 4 किस्तों में लेख प्रकाशित की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1920 में। और प्रवर्तक माने जाते छायावाद के प्रस्तोता निम्नलिखित में से इनमें से सभी हैं, ये देख लीजिए। प्रस्तोता यानी रामचंद्र शुक्ल ने माना है किसको, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, ठीक है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है छायावाद का प्रवर्तक, ठीक है। यहाँ पे छायावाद के प्रवर्तक के बारे में बात की जा रही है। और प्रभाकर माचवे ने माना है माखनलाल चतुर्वेदी को, इलाज चंद्र जोशी और अन्य विद्वान ने माना है जयशंकर प्रसाद को, ज़्यादा सर्वमान्य आपका जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। बताना है आपको कि ये वाला आपका पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये पंक्ति काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक और पंक्ति जो है निराला की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, ये निराला के द्वारा रचित है। और
एक यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। किसका है? महादेवी वर्मा का है। ये पंक्ति काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद एक और पंत की पंक्ति आपकी पूछी जाती है, छोड़ द्रिमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाल तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पंत की है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में डैश युग है। कौन सा युग है ये बताना है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में कौन सा युग है? भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग है, गांधी युग है, प्रेमचंद युग है या जयशंकर प्रसाद युग है। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र युग है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब आप जानते ही हैं। यहाँ पे छायावाद युग प्रेमचंद युग माना जाता है। छायावाद युग है वही उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका। और छायावाद का समय 1918 से 36 माना जाता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, मुकुरधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रतियोगिता माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। और भारतेंदु युग का प्रथम समय कितना है? 1800। ये सब भारतेंदु युग में मैंने बहुत बार आपको करवाया है, तो आपने अगर देखा होगा तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से रट गई होगी। 1857 से 1900 भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा था। ये सब बात तो आप जानती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके सभी रचनाओं को हमने देख लिया है। अधैर्य का कवि दिनकर को कहा जाता है। ठीक है, दिनकर को समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। ये सब देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। और सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए कामायनी के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। यह कृति अभेदन मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी दृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृतत्व दान देने की बात जो कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार बताना है आपको। ऐसा संभव होने का आधार क्या है? भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, तो ये होगा क्या? सुनते ही नहीं लग रहा, ये नहीं होगा। भूलने वाला अपने क्षण भंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे यहाँ पे, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छायावाद। पहला तो हो गया आपका भारतेंदु, फिर द्विवेदी, फिर छायावाद ही आता है तीसरा नंबर पे। चलिए और इसका समय ध्यान रख लीजिएगा, 1918 से 1936। कामायनी किसकी पुत्री है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। कामायनी किसकी पुत्री है? श्रद्धा की, मनु की, काम की या इड़ा की? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा काम। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कुल 15 सर्ग हैं, ये सब बात मैं आपको बता चुकी। स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तब आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये कई बार रिपीट भी होते जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसका दर्शन समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित है, ये सभी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, ये भी बात आपको अभी अभी मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद का गीत कला का उत्कृष्ट रूप बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा लहर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लहर। ठीक है, गीत कला का उत्कृष्ट रूप लहर काव्य में दिखाया जाता है। और
बाकी आप जो देख रहे हैं ये भी आपका प्रसाद का ही रचना है। चलिए, उर्वशी एक चंपू काव्य है, ध्यान रखेंगे। अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पति की, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ध्यान रखेंगे। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो बार बार का बता चुकी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जो पल्लव रचना है उनको, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो अभी 2-3 बार मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, शांति प्रिय द्विवेदी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और कामायनी के संबंध में ना बहुत बार कथन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। देखिए, मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? नंदलाल वाजपेयी ने। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? नगेंद्र ने। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य किसने कहा है? नामवर ने। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? निराला ने। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये किस में है? कामायनी में है, बिल्कुल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सब बातें आपको मैंने बता ही दिया है। मुख्य छंद अगर पूछा जाए ना कामायनी का, तो देखो यहाँ पे देख लो एक बार। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति जयशंकर प्रसाद के कामायनी से ली गई, 1935 में ये रचित है। सॉरी, 15 सर्ग हैं इसमें, और इसका मुख्य छंद पूछा जाए तो तानछठ छंद यहाँ पे आपका जो है कामायनी का छंद माना जाता है मुख्य रूप से। महाकाव्य का अंगिरस शांत निर्वेद है। रस कैसा है? तो शांत है, निर्वेद रस है। छंद पूछा जाए तो तांटक छंद है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बारे में बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये। और साकेत क्या है? भारत भारती। ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये पंक्ति मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ आपसे कि एक्सप्लेनेशन को ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन करवाती हूँ। आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है इसको बोलने में, लेकिन ये ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको करवाती हूँ। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये पंक्ति किसका है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है इसमें। और राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ये सभी बातें आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां बतानी है इसमें, क्या होगी? अलंकारिकता, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक? यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो बिल्कुल शैलीगत है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। छायावाद की प्रवृत्तियाँ, अब देख लीजिए। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, झारखंड टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सारे टीजीटी पीजीटी ज़्यादा शिक्षक भर्ती में ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शैलीगत छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। और अन्य प्रवृत्तियाँ भी देख लीजिए। स्वांतर्य चेतना, व्यक्तित्वता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेमानुभूति। ठीक है, चलते हैं आगे। बताना है, देखिए ये पंक्ति ध्यान में रखिए पहले। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो विकल्प हम देख लेते हैं पहले। देखिए, बांग्ला साहित्य के बारे में यहाँ पे बताना है कि कैसे यहाँ पे कौन सा सही होगा। देखिए, बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह ही उनकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों में है, तो ये आपका नहीं होगा। बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि रह नहीं सके, ये भी आपका गलत है। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उच्च कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं, ये भी आपका गलत है। तो देखिए, ये तो पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गलत है। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई या कवित? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवित। ठीक है, कवित आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन।
चलते हैं आगे। और कवित्त को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मुक्त काव्य में छंद जो है ये सही आपका सफल होता है, इसकी बुनियाद पर सफल टिकता है। और कवित्त को निराला ने क्या कहा है, हिंदी का जातीय छंद कहा है, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बताना है कलाधर उपनाम से रचने वाले कौन का नाम क्या है। कलाधर नाम से कौन लिखते थे ये बताना है आपको। सुमिता नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनके सभी रचनाओं को आप ध्यान से लिखिए। इनका बाल राम यानी बचपन का नाम झारखंडी भी था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनकी सभी रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। चलिए, स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्योतन रह गया, उपरोक्त गीत किस कवि से लिया गया है, किस कवि का है ये बताना है। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्योतन रह गया, तो ये आपको बताना है किसका हो जाएगा ये। तो ये आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पे निराला का ये जो है पंक्ति लिया गया है, और किससे लिया गया है, तो ये अनिमा काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, निराला के अनिमा जो है काव्य संग्रह, इसी से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। बाकी भी रचनाओं को ध्यान में रखिएगा। चलिए, बताना है निम्नलिखित में से एक कथन कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, ये तो सही है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, ये भी सही। देखिए आपका खंड महाखंड ये सब में कुछ गड़बड़ कर देगा, तो ये ध्यान रखना है। कामायनी महाकाव्य ही है और आंसू एक खंड काव्य है, ये भी सही है। और काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, तो ये भी आपका सही है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये बताना है आपको। तो ये इनकी कहानी नहीं है, बल्कि इनका अपूर्ण उपन्यास है। इरावती क्या है, अपूर्ण उपन्यास है इनका। और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बाकी चीज़ें भी आप देख लीजिए। कंकाल एवं तितली ये दोनों इनकी उपन्यास है। ठीक है, और कामायनी प्रसाद का महाकाव्य और आंसू जो है प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध ये प्रसाद की निबंध संग्रह है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो छायावाद की विशेषता बताना है इसमें से। तो विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है विशेषण विपर्य भी हो जाएगा, स्वच्छंद भावावेश भी हो जाएगा, मूर्ति विधान भी हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ये नहीं होगा। इतिवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युग का आपका विशेषता होता है। और 1, 2, 3 यहाँ पे सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट बताना है। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। तो परिवर्तन बताना है, इनकी जो कविता है वो किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी। गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या युगांत। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पल्लव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प से परिवर्तन, प से पल्लव, याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे, ये भी आप देख लिए होंगे। चलिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। ये काफ़ी बार मैं करवा चुकी हूँ, ये आपको अब याद हो गया होगा। अगर आपने शुरू से मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन आता होगा। वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस या विष्णु पुराण। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृतिवास रामायण, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। अंग्रेजी में किसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या प्रतीकवाद। तो यहाँ पे तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा छायावाद, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपने ये चीज़, ये सब बात तो आप जानते ही हैं। मुकुटधर पांडे जो है इन्होंने संज्ञा दी थी सबसे पहले छायावाद का। चलिए, 4 स्तंभ कौन कौन से ये सब हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध किससे है। ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पनालोक से या नई कविता से। यहाँ बताना है आपको। पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की जो ग्राम्या है
वो किस परिवेश से, किस दृष्टि से आपकी यहाँ पे दिखने को मिलती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश से देखने को मिलती है, ग्राम्या। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तक कविता है, ग्राम्या, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है। अब यहाँ प्रतीक से क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, कितने सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, चाहे केवीएस हो, झारखंड टीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और कामायनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि कामायनी से क्वेश्चन आपका बन सकता है। कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है। ये देखिए मैं सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं करवा रही हूँ, जितने भी एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है ना, वो सब जगह ये बेनिफिशियल है। तो सिर्फ बीपीएससी देख कर ना आए, यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है, साथ साथ में। तो यहाँ बताएंगे आप, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाकी किसका कौन सा प्रतीक है ये भी एक बार देख लीजिए। मनु, पात्र में कौन कौन है, मनु है, श्रद्धा है, इड़ा है, मानव है। जिसमें मनु किसका प्रतीक है, मन का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मानव कुमार का प्रतीक है। ठीक है, ये सब ऐसे पूछा जाता है। कौन सा छंद है, ताटंक छंद है। ठीक है, और शांत रस है इसमें। शांति प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। ये सब आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ। तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध थे निराला जी। निराला जी का विरोध काफ़ी ज़्यादा हुआ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे। तो अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो सुमित्रा नंदन पंत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसका है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो ये जो पंक्ति है ये किसका है ये बताना है, और ये महादेवी वर्मा का है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे, उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। तो उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है ये बताना है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा, राम कुमार शुक्ल, राम कुमार वर्मा, बच्चन या अंचल। तो यहाँ पे राम कुमार वर्मा जो है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार सरों में वेदना असीम गरजती। तो यह पंक्ति काफ़ी जो है फेमस पंक्ति है, काफ़ी बार आपने ये पंक्ति सुनी होगी। और ये किस रचनाकार की ये पंक्ति है ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसू से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। बताना है कौन सा जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो कारण कुसुम, दीप शिखा, झरना या कामायनी। तो बिल्कुल दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, और ये आपका नहीं हो जाएगा। हिंदी साहित्य में प्राण, महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो निराला के लिए प्रयुक्त हुआ है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इनका नाम सूर्य कुमार भी था, ये भी याद रखिएगा। कुछ भी पूछ लेगा तो हमें आंसर करना है, ठीक है। मिलन का नाम मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। ये जो पंक्ति है इतनी बार पूछी गई है ना, ये पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ। और काफ़ी बार मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया है कि यह किसकी पंक्ति है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। मैं नीर भरी दुख की बदली या कथन किसका है। तो ये तो बहुत ही फेमस है, महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी भी एक बार देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पदम पलास चकस में दृक देते अनुराग विराग ढाल। और निराला की है, जीवन ही दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और पंत की है, वियोगी में होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये बहुत बार पूछा जाता है और ये आपको याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए
छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देखिए चारों स्तंभ कवि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जयशंकर प्रसाद को किसने माना था? जब मैंने आपको बताया था छायावाद के प्रस्तुता और प्रयोक्ता मैंने आपको बताया था, बताना कि प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को किसने माना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी जो एक्टिवनेस मुझे दिखाइए कि आप एक एक्टिव लर्नर हैं और एक्टिव लिसनर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है। देखिए महादेवी वर्मा की सभी जो रचना है उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक तो देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में, वो भी क्रम में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो निहार, फिर रश्मि, फिर नीजा, फिर दीपशिखा। तो हमने तो इसको ऐसे ही याद कर लिया था, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निहार वैसे मैं प्रकाशन वर्ष की बात करूँ तो 1930, रश्मि आता है 1932, नीरजा आता है 1935 और दीपशिखा 1942। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं, यहाँ भी दिया है देख लीजिए। आगे चलते हैं, बताना है यहाँ पे व्यंग परक कविता कौन सी है निराला की। निराला की व्यंग परक कविता बताना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुकुरमुत्ता। बिल्कुल, तो 547 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कुकुरमुत्ता। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? देखिए ये क्वेश्चन बताना है, छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से या प्रकृति के सौंदर्य से। तो यहाँ पे आपका बादल राग के बारे में बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रकृति के सौंदर्य से। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है यहाँ पे पंत को किस काव्य कृति में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आते ही, चिदम्बरा। बिल्कुल, इनको भारत, यहाँ पे अगर पूछा जाए हिंदी का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो भी हो जाएंगे यही सुमित्रा नंदन पंत, जिनको चिदम्बरा के लिए मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और जो ये है ये कब मिलता है, तो 1968 में, 1968 में इनको मिलता है। ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इनकी अन्य रचना को भी आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटभद्र पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या श्यामा नारायण पांडे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुकुटधर पांडे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता का विशेषता है? तो चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किसके अंदर आएगा? छायावाद। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना देखने को मिलती है? तो रहस्यवाद आपका किसके अंदर आता है? छायावाद। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कवि के बारे में तो कौन हो जाएंगी? महादेवी वर्मा। निराला का जन्म, तो निराला का जन्म आपका बंगाल में हुआ था, महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में 1899 में। ध्यान रखेंगे, तो कई बार जन्म की दृष्टि से भी आपको जो है क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखेंगे वो भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलते हैं आगे। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका भिक्षुक सही है। ठीक है, ये लंबी कविता नहीं है। बाकी कुकुरमुत्ता हो गया, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों ही आपकी लंबी कविताएं हैं निराला की। चलिए, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? हृदय का मधुभार किसकी हो जाएगी? तो हृदय का मधुभार हो जाएगी शुक्ल की रचना। ठीक है, शुक्ल की काव्य रचना है। चलते हैं आगे, यहाँ पे आप बाकी भी देख सकते हैं, है ना, सभी के बारे में दिया हुआ है, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। आगे चलते हैं, पंचवटी प्रसंग बताना है। पंचवटी प्रसंग किसका है? ठीक है, पंचवटी प्रसंग किसका है? तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य परिमल में संकलित है, ये भी ध्यान रखेंगे। पंचवटी का प्रसंग जो कविता है
वो क्या है, दार्शनिक कविता है और परिमल में संकलित है, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अधिवास, भिक्षुक, विधवा, तुम और मैं और अन्य कविताएं, ये सब परिमल काव्य ग्रंथ में ही संकलित है। आकाश गंगा काव्य संग्रह बताना है किसका है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आकाश गंगा पूछा जा रहा है, और यहाँ पे राम कुमार वर्मा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आकाश गंगा, रूप राशि, निश्चित और चित्ररेखा आदि ये सब जो है राम कुमार वर्मा की काव्य संग्रह है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बताना है यहाँ पे सप्तपर्णा किसकी कृति है, सप्तपर्णा बताना है किसकी कृति है, और ये हो जाएगी महादेवी वर्मा की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से देखिए, सबके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, बार बार पढ़िए, इसको पॉज करके पढ़िए। ठीक है, चलिए, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कविताओं के को लक्ष्य करके कहा गया है। तो जब रबड़ छंद या केचुआ छंद की बात आए तो हम टिक करेंगे निराला को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रबड़ छंद या केचुआ छंद जो है वो निराला से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। मुक्त छंद के प्रणेता भी माने जाते हैं निराला, और ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो ब्रज भाषा में पहले तो प्रकाशित हुई, उसके बाद खड़ी बोली में इसका रूपांतरण कर दिया गया। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेम पथिक। ठीक है, तो प्रेम के पथ पे चल रहे थे ब्रज भाषा में रचना करके, लेकिन इन्होंने इतना मारा कि फिर हमें खड़ी बोली में आना पड़ा। प्रेम के पथ पे चलना तो आसान नहीं है ना, खड़े खड़े। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ भी बोल रही हूँ मैं, पर आपको याद कराने के लिए बोल रही हूँ। चलिए, निराला की जूही की कली जो है ये उदाहरण है किस चीज़ का, मात्रिक छंद का, वर्णिक छंद का, मुक्त छंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त छंद का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे छायावाद के वक्रता का वैभव मिलता है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है। विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता या चमत्कार। तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी अभिव्यंजना। बी आपका बिल्कुल सही है। अभिव्यंजना जो है उत्कर्ष इसी का मिलता है, वक्रता का वैभव मिलता है छायावाद में, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना मिलता है। चलते हैं आगे। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था, ये बताना है आपको। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसाद की बताना है, सही अनुक्रम बताना है। आंसू, झरना, लहर, उर्वशी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, तो सही अनुक्रम में बताना है। सही अनुक्रम है इसका उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। इसको आप ऐसे भी याद कर लो क्योंकि यही 4 पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रम में। और उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। उर्वशी अगर पूछा जाए तो उर्वशी आपका कब का है, उर्वशी कब का है, उर्वशी हो जाएगा 1909 में, झरना हो जाएगा 1918 में, आंसू हो जाएगा 1925 में, और लहर हो जाएगा 1933 में। ठीक है, इस तरह से आपको इसको याद करना है, बार बार याद कीजिए। उर्वशी 1909, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933। 2-4 बार बोल लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, एफर्ट नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा।
सिर्फ सुनने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सभी आपको डेट वाइज दिए हुए हैं। उर्वशी 1909 में, उसके बाद देखिए क्रम से दिया हुआ है, वन मिलन, प्रेम राज्य 1909, शोकोच्छ्वास 1910, अयोध्या का धार 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, ये आपको ईस्वी याद रखना कितना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। तो पल्लव जो है वो कब है? पल्लव 1928, सॉरी 1928। और इसके बाद वीणा, वीणा कब है? 1927। वीणा हो जाएगा 1927। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की ही रचना है सभी। और गुंजन अगर हम बात करें तो 1932, ठीक है, गुंजन 1932। और स्वर्ण किरण कब हो जाएगी? 1947 में, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना पड़ेगा। और सब में कुछ अलग अलग बातें हैं, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कहाँ गया इसके? अच्छा इधर है। देखिए 1928 में पंत की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहते हैं। पल्लव ध्यान रखेंगे 1928। वीणा 1927 में ये छायावादी रचना है। गुंजन 1932 में ये पंत की छायावाद की अंतिम रचना है गुंजन, ठीक है। और प्रथम रचना है उच्छ्वास, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्वर्ण किरण के बारे में क्या बताया गया? अंतश्चेतनावादी रचना माना जाता है ये, और अरविंद दर्शन से प्रभावित है स्वर्ण किरण, ठीक है, 1947 में। चलते आगे। बताना है गीत गुंज किस कवि की रचना है? गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गीत कैसा है? गीत की गूंज, गीत जब कोई गाता है तो उसकी गूंज क्या पूरी जगह फैल जाती है, एकदम निराला लगता है। तो गीत की गूंज कैसी होती है? निराली होती है। तो इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सभी को, देख लीजिए। गीत गुंज 1954 में निराला का है। गुंजन 1932 में पंत का है। चित्ररेखा 1935 में राम कुमार वर्मा का है। और सांध्य गीत 1936 में महादेवी वर्मा का है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला भी आपका एकदम प्रसिद्ध है, फेमस है। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, लगातार 13, 14, 2008 में और यह रीट में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन आपको। गुंजन पल्लव ग्राम्य युगांत, अब ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है सभी। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। कितनी बार करवाया है ये आपको? चलिए एक बार और बता देती हूँ। पल्लव जो है ये 1928, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, और ग्राम्य हो जाएगा 1940 में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सारा ही दिया हुआ है इनका, जितनी भी इनकी रचना है जो पूछी जाती है, तो ये सभी आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राम कुमार वर्मा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बाकी जितने भी आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ना, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। उत्तरायण किसकी है? तो राम कुमार वर्मा की है, महाकाव्य है। प्रिय प्रवास हरिऔध की है, महाकाव्य है ये भी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, ठीक है। और आद्रा जो रचना है ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है, काव्य ग्रंथ है। मिलन, मिलन किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का, ये खंड काव्य है। तो सभी को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? ये बताना है। सबसे पहला लेख जो है वो किसने लिखा था? तो राइट ऑप्शन बताना है इसमें आपका कौन सा होगा। तो यहाँ पे मुकुटधर पांडे आपका डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा इसको कई बार, ठीक है। जबलपुर से श्री शारदा नामक पत्रिका में इन्होंने हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से इन्होंने लिखा था। तो शीर्षक भी कई बार उल्टा पुल्टा के पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। हिंदी में छायावाद ये इनका शीर्षक है, और हिंदी में छायावाद शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने ही किया है।
आगे चलते हैं, बताना है अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह पंक्ति किसकी है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये बताना है किसकी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे महादेवी वर्मा की अन्य रचना भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताना है यहाँ पे अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता। देखिए आपको अगर लेट होता हो ना तो आप इसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड मैं बोलूँगी तो मेरा गला एकदम ही चला जाएगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता बताना है आपको। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा में देखने को मिलता है? और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका छायावाद, सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है छायावाद की निम्नलिखित विशेषता कौन सी होगी? ठीक है, ऑप्शन भी बड़े मज़ेदार हैं इसमें, तो यहाँ देख लेते हैं। छायावाद की विशेषता बताना है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। ठीक है, सही है, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। ठीक है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये भी सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, तो पर्याय तो हम नहीं कहेंगे, ठीक है, कह सकते हैं मतलब आंशिक रूप से सही है। यहाँ पे आंशिक में आपका ऑप्शन दिया है ना, तो ये समझ लो कि चौथा आपका आंशिक रूप से सही है। ये किस में है आपका? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, देख लो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, यह रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता है रहस्यवाद का। ठीक है, पर्याय मतलब हो गया कि पूरा छायावाद आपका रहस्यवाद ही है, इसका मतलब ये होता है। तो छायावाद में सिर्फ रहस्यवाद ही थोड़ी ना है, एक आंशिक लक्षण देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है महादेवी वर्मा जो है एक रहस्यवादी कवित्री के रूप में देखने को मिलती है। 1907 से 1987 इनका पूरा समय माना जाता है। चलिए रचना काल की दृष्टि से बताना है कि कौन सा कृति इसमें अनुक्रम सही है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। और देख लेते हैं, कामायनी, पल्लव, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। अब यहाँ देखना है कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए क्रम से क्वेश्चन आपके कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। पल्लव देखिए नीचे तो लिखा ही होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। पल्लव 1928 में सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कामायनी 1935 में जयशंकर प्रसाद की रचना है। दीपशिखा 1942 में महादेवी वर्मा की रचना है। कुकुरमुत्ता 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की 1935 में कामायनी रचित है और ये एक महाकाव्य है, छायावाद का उपनिषद इसको कहा जाता है। समरसतावाद आनंदवाद से प्रभावित है। 15 सर्ग हैं, ताटक छंद है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। शांत रस इसमें मिलता है। जूही की कली कविता किसकी है? काफ़ी प्रसिद्ध रही थी अपने समय में जूही की कली, और निराला की रचना है। बी ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए जिन्होंने भी बी ऑप्शन किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, जूही की कली 1916 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गिरजे का घंटा 1916 में सुमित्रानंदन पंत की रचना है गिरजे का घंटा। सावन पंचक जयशंकर प्रसाद की है और जाग बेसुध जाग महादेवी वर्मा की है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट आपको दिया गया है, ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। उपयुक्त सभी कविताएं कवियों की प्रथम रचना है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। जितने भी यहाँ पे दी हुई है ना, सभी प्रथम रचना है। और प्रथम प्रभात जो है 1918 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता मानी जाती है। जूही की कली जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन नहीं किया था। ठीक है, तो मुक्तक शैली में ये लिखते थे और एक अश्लील तरीके से इन्होंने इस कविता को लिखा है। और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जूही की कली। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन नहीं किया था, मना कर दिया था, इनको भेज दिया था वापस। ठीक है, चलिए प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु किस केंद्र में है? बताना है कौन सी ऐसी रचना है जिसमें प्रलय की छाया
विषय वस्तु केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी की का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा बताएंगे? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रानी कमलावती का पश्चाताप। ठीक है, प्रलय की छाया की विषय वस्तु का केंद्र माना जाता है और जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उसकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में लहर नामक काव्य संग्रह में संकलित किया गया। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना इन सभी कृतियों में कौन सा सही अनुक्रम है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आपका 100% सही होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग रचनाकार के डाल दिए जाते हैं और उसमें अनुक्रम में आपको सही बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लोहा। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो आपका कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्रम बनाया है ना वो क्रम आपका मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ग्रंथि है 1920 में, पहले ग्रंथि होना चाहिए था और ग्रंथि आपका किसी भी ऑप्शन में पहले नहीं था, इसीलिए वो हमने गलत माना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गलत बताया गया है। ठीक है, और आंसू जो है 25 में आया है, नए पत्ते 1946 में, ठंडा लोहा 1952 में। किसकी रचना है ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है आंसू, 1925 में रचना रचा गया है और जयशंकर प्रसाद कृत है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ठीक है, और देख लीजिए कृतियों के काल क्रमानुसार कोई विकल्प भी यहाँ पे सही नहीं था। हिम किरीटनी बताना है किसकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी की सभी रचनाओं को आप देख लीजिए। हिम तरंगनी पर इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलता है। पूरा साहित्य अकेडमी पुरस्कार मैंने आपको कंप्लीट कराया है 1955, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना देख लीजिए यहाँ पे। कुसुम, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय का देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ को मैं यहाँ पे घेर देती हूँ, कौन सा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रसिक रहस्य, और यहाँ पे आप देखिए तो प्रिय प्रवास, इसके बाद चुभते चोप दे, चोखे चोप दे, कल्पलता, रस कलश, पारिजात, प्रसून, ये सभी इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी है। वैदेही वनवास, ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे कौन सी काव्य कृति सही अनुक्रम होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कौन सा सही अनुक्रम होगा। तो यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन है भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पल्लव 1928 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अनामिका 1923 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बाद में इसकी संशोधित रूप भी आता है 1938 में। ठीक है, दीपशिखा 1942 में महादेवी वर्मा की रचना है और अनामिका संशोधित प्रकाशन 1938 में आया, बताया आपको। और भारत भारती जो है 1912 में लिखा है। लिखने पर महात्मा गांधी ने, तो मैथिली यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। ठीक है, महात्मा गांधी ने दी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि। और कई कई पूछा जाता है कि वाइस राष्ट्र कवि कौन है, उपराष्ट्र कवि कौन है, इस तरह से, तो वो कौन हो जाते हैं? दिनकर। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित बताना है कवि और कृतियों को सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए कौन सा आपका सही सुमेलित होगा, बताएंगे। तो देखिए स्वर्णधूली, सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो स्वर्णधूली जो है सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। जयशंकर प्रसाद की रचना लहर। निराला की बात करें,
निराला की बात करें तो एकांत संगीत, बावरा, अहिरी और अर्चना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा निराला का? निराला का हो जाएगा अर्चना, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा एकांत संगीत। बावरा अहिरी किसका है? तो अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, प्रकाशन वर्ष भी ध्यान में रखेंगे। चलिए बताना है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी, बहुत ही नया क्वेश्चन ये लगा मुझे। तो यहाँ पे देख लीजिए, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद, जूही की कली निराला की है, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलिए यहाँ फिर से वही आपका आया है, इस बार डेट नहीं बताऊंगी, पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताओ? पल्लव गुंजन युगांत युगवानी, पल्लव युगांत गुंजन युगवानी, कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पल्लव गुंजन युगांत और युगवानी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, कई बार हो चुका है तो बार बार नहीं करूँगी। चलिए, टाइम फिर ज़्यादा हो रहा है तो इसको कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, गीत गुंज, ठीक है। गीत गुंज किसकी रचना है? गीत गुंज याद रखेंगे किसकी रचना है यहाँ पे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 600 तक मैंने सोचा 100 क्वेश्चन आपको करवा दूंगी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा की कौन सी रचना होगी इसमें? वीणा, गीतिका, निशा या नीरजा? अब तो यहाँ पे नीरजा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बाकी भी आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के शंख पसार, समुद्र पेरते सुचिस ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। ये बताना है पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला या जयशंकर प्रसाद? तो किसकी हो जाएगी यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बताना है निराला की कौन सी रचना सही है? तो ये सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब इसको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। गीतिका, अनिमा, अर्चना और आराधना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गीतिका 1936 में, और अनिमा हो जाएगा 1943 में। अर्चना की बात करें तो अर्चना हो जाएगा 1950 में, और आराधना हो जाएगा 1953 में, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे सुमिलित करना है तो आपको डेट याद रखना होगा, बिना डेट याद किए इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देख लेते हैं। कुकुरमत्ता कुकुरबुत्ता हो जाएगा 1942। हुंकार हो जाएगा 1939। भग्नदूत किसका है? अज्ञेय की रचना है और 1933 हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। प्रेम संगीत किसका है? तो भगवती चरण वर्मा का है 1937 में, ठीक है। 1936 यहाँ पे नहीं दिया। 1936 में वैसे युगांत आता है आपका सुमित्रा नंदन पंत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए आपका आ गया कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर। तो अब तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। काम मंगल से मंडित श्रेय, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। ये पंक्ति कामायनी से ली गई है और किस सर्ग से ली गई है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा सर्ग से ली गई है। टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। चलते हैं आगे।
देखिए ये सभी सर्ग से ना पंक्ति पूछी जाती थी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। पीयूष स्रोत सी बहा करो सी जीवन के सुंदर समतल में, मधुर क्रिया मिश्र चिंता साथ ले उल्लाह, ये सब आपका लज्जा में है। ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप पढ़िए। चलिए जोड़ा बताना है कौन सा आपका सही है, सही जोड़ा बताना है। तो देखिए पहला ही सही है, प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है, ठीक है। प्रिय प्रवास आपका हरिऔध की रचना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सांध्य गीत किसकी है, यहाँ पे देख लेते हैं। सांध्य गीत हो जाएगी महादेवी वर्मा की, आंसू जयशंकर प्रसाद, और साकेत हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है। कविता कौमुदी किसकी है, तो राम नरेश त्रिपाठी ए सही है। हिम किरटनी माखनलाल चतुर्वेदी सही है। हल्दी घाटी श्यामा नारायण पांडे भी सही है। रसवंती जो है सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया। जो ये वाला किसका हो जाएगा, रसवंती किसकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है, बताना है, बताएंगे कौन सा जोड़ा सही है। महादेवी वर्मा का निहार सही है, मैथिली शरण गुप्त का कामायनी, तो कौन सा सही है, तो पहला ही तो सही हुआ, पहला ही आपका सही है। चलिए बाकी सब तो गलत ही है ना। यहाँ पे देखें तो साकेत हो जाएगा, नहीं नहीं यहाँ पे मैच भी नहीं हो सकता है ये, इसको यहाँ पे देख लीजिए। पंथ है चिदम्बरा का, निराला का तोड़ती पत्थर, और प्रसाद का कामायनी। चलिए कौन सी कवि छायावादी नहीं है, कौन से कवि इसमें छायावादी नहीं है बताना है। तो देखिए जायसी हो जाएगा बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जायसी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मामरा विभक्ति अधिक है, तो मामरा अभिव्यक्ति किसकी अधिक है छायावाद में, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनामिका किसकी रचना है, तो निराला की है, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए छायावाद की पहली रचना किसे कहते हैं, किसे मानी जाती है, बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे झरना जो है, झरना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना, और ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। चलते हैं आगे, बताना है महादेवी वर्मा की कौन सी रचना इसमें से नहीं है। यामा तो है, दीप शिखा भी है, निर्जा भी है, आंगन के पार द्वार नहीं, ये अज्ञे की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल किस कवि की रचना है, तो निराला की हो जाएगी, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर है तो आप इसको क्या कहते हैं, इसका क्वालिटी चेंज करके देखिएगा, ठीक है। पढ़ने लायक है क्योंकि मैं पढ़ पा रही हूँ, पढ़ने लायक है तभी मैं पढ़ पा रही हूँ। कामायनी की भाषा बतानी है, इसमें क्या सदुकड़ी है, अवधि है, ब्रज भाषा है, या खड़ी बोली है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, गीतिका के रचनाकार कौन है, तो काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, निराला यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है, रविंद्र कविता कानक के लेखक कौन है, निराला, प्रसाद गुप्त, या हरिऔध, ये बताना है आपको। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे निराला, ठीक है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण के नाम से भी हम जानते हैं, ये सब बात आपको ध्यान ही होगी। और यहाँ पे आपको जो है एक होमवर्क दे के जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप हरिऔध की रचना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। हरिऔध की रचना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। छायावाद कल हम ख़त्म कर लेंगे पूरा, उसके बाद हम प्रगतिवाद पे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।